प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये वाला क्वेश्चन ही आता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यदि हमको डायग्राम याद है तो हम डायग्राम देख के थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, ए प्रिज्म का कोण है, पी क्यू आपतित किरण है जो अपवर्तन के पश्चात क्यू आर एस मार्ग का अनुसरण करती है और अभिलंब एम ओ की ओर झुक जाती है। क्यू आर एस किरण का पुनः अपवर्तन होता है और वो आर एस मार्ग का अनुसरण करती है, इसे निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। और ये किरण जो है ओ एन अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे और आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्राप्त होता है हमको विचलन कोण, ठीक है। ये याद रखेंगे, आपतन कोण I1, निर्गत कोण I2 नाम दे दिए, अभी तक E नाम देते थे, चाहे तो E भी दे सकते हैं, I2 ले लिए। अपवर्तन कोण R1, यहाँ अपवर्तन कोण R2 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, उसी का थोड़ा भाग यहाँ हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो विचलन कोण डेल UTS हमको निकालना है, ठीक है। UTS विचलन कोण, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बहिष्कोण है, तो हम लेंगे त्रिभुज TQR में। त्रिभुज TQR में हम जानते हैं क्या होगा, बहिष्कोण डेल इज इक्वल टू UTS इज इक्वल टू हो जाएगा कोण TQR धन TRQ होगा, दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण है I1, ठीक है ना, ये कोण क्या है I1 है और ये वाला पूरा कोण भी क्या होगा I1 ही होगा, ठीक है। तो ये जो बचा वाला कोण है वो क्या होगा I1 माइनस R1, तो ये हो गया I1 माइनस R1। कोण TQR, Q जो है बीच में है मतलब Q कोण है, ठीक है ना। कोण TRQ, R बीच में है मतलब R कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का पुनः ये I1 I2 है तो ये भी क्या होगा I2 होगा, ठीक है। ये पूरा I2 है, ये छोटा वाला भाग R2 है, तो बचा वाला कोण क्या होगा I2 माइनस R2 होगा, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू हमने I1 I2 को साथ में रख लिया माइनस R1 प्लस R2 को साथ में रख लिया। अब हम लेते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, तो उस मान को मैंने I ले लिया, तथा हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि अपवर्तन कोण भी बराबर होते हैं, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम विचलन कोण में डेल एम पर, प्रदर्शन पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चिन्हों का, संकेतों का सही प्रदर्शन करना जरूरी है। तो ये डेल को हम डेल एम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम लिखते हैं। ये I प्लस आई हो जाएगा माइनस R प्लस आर हो जाएगा, तो डेल एम इज इक्वल टू 2I माइनस R2 हो जाएगा माइनस 2R2, ठीक है। ये समीकरण 2 नाम दे दिए, इसको समीकरण 1। पुनः चतुर्भुज AQOR में ये भी हम देख चुके हैं, AQOR में Q और R क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है। ये अभिलंब है ना, तो QO क्या होगा अभिलंब, लंब मतलब क्या समझते हैं 90 अंश, और ये भी अभिलंब है ON, तो ये भी कौन सा कोण होगा OR, ये भी 90 अंश का कोण या समकोण होगा। तो दो कोणों, चतुर्भुज में दो कोण AQO और ARO 180 अंश हो गए, दोनों कोण 90 धन 90 कितना हो गया जी 180, ठीक है। अब शेष कोण जो बचे कौन कौन सा A और O, तो कोण A और QOR ये कितने अंश के होंगे, तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 180 अंश, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। जब ये 180 है तो इन दो शेष कोणों का योग भी 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 होगा ना,
ठीक, तो ये आ गया। ये समीकरण 3 नाम दे दिए, इसका हमको यूज है। पुनः त्रिभुज ओ क्यू आर में जो प्रोसेस पिछले प्रिज्म के अपवर्तन के लिए किए थे वही करना है हमको, ओ क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण आर धन कोण R1 प्लस R2 और कोण QOR तीनों का योग, तो तीनों का योग 180 अंश हो गया। ठीक है, इन राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो ये दोनों को बराबर कर दिए। क्यू और कट गया, कोण ए बराबर आ गया R1 प्लस R2। परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 बराबर होते हैं, तो R प्लस R हो गया 2R। ए बराबर 2R आ गया, तो R की वैल्यू निकालिए तो A/2। ठीक है, अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक मतलब साइन आई अपॉन साइन आर होता है क्या। तो आर का वैल्यू तो हमको मिल गया, आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, जो डेल एम वाला आया है ना 2i माइनस 2r, इसमें आर की जगह रखेंगे A/2, आर की जगह रखेंगे A/2, तो 2 से 2 कैंसल, ए बस आएगा। ठीक है, तो डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए आ गया, तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, या i इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अपवर्तन का सूत्र आ जाएगा साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और ये जो है प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो ये प्रोसेस दूसरी बार हम कर रहे हैं, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है ना, 1 से 2 बार लिख कर देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए देखते हैं अब। ठीक है, उसी के आगे तो डेल इज इक्वल टू हमने निकाला था I1 प्लस I2 माइनस ए। समीकरण 1 और 5 का उपयोग करते हैं, तो समीकरण 1 ये है और समीकरण 5 क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर ये है, तो हमने यहाँ लिख दिया डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। R1 प्लस R2 की जगह ए रख दिए। ठीक है, ए को इधर पक्षांतर किए, तो ये किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 के। म्यू इज इक्वल टू, पहले एक पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं, सघन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है ना, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन R1। यदि प्रिज्म पतला है तो साइन आई लगभग बराबर होगा I1 के, साइन I1 ना, और साइन R1 बराबर होगा R1 के, तो I1 अपॉन R1 ले लिए। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, तो I1 इज इक्वल टू आ गया म्यू इंटू R1। यहाँ से अब I2 का वैल्यू निकालना है, तो इसी तरह इधर से यदि देखें तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण होगा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 होगा, और ये भी लगभग बराबर होगा I2 अपॉन R2 के। ठीक है, प्रिज्म बहुत पतला है इसलिए, तो I2 की वैल्यू आ गई म्यू इंटू R2। बहुत ही आसान है, I1 और I2 की वैल्यू पुट निकालना है हमको, पुट कर दीजिए, तो म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 को हम पुनः A लिख सकते हैं, तो डेल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया म्यू ए, और ये वाला A जो है पक्षांतर होके माइनस ए कॉमन निकल गया, तो डेल इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, तो ये पतले प्रिज्म के लिए है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता हमको, केवल यहाँ तक पूछा जाता है केवल। ठीक है ना, फिर भी हमको पता होना चाहिए। अब न्यूनतम विचलन कोण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये देखते हैं। तो ये न्यूनतम विचलन कोण है तो अपवर्तनांक पर और प्रिज्म के कोण पर। प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही अधिक होगा, ऊपर है ना। ठीक है, तो डेल इज और अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उतना ही विचलन कोण अधिक होगा। प्रकाश के रंग पर भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होता है, विचलन कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसके लिए विचलन कोण अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम है उसके लिए विचलन कोण भी कम होगा। ठीक है,
हम सभी जानते हैं कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अन्य रंगों की तुलना में अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये तो देख ही चुके हैं हम। ग्राफ में इस प्रकार से है, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होते जाता है और एक विशेष मान आने के बाद विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म। ठीक है, प्रकाश का वर्ण मतलब क्या समझते हैं? कलर, रंग। ठीक है, रंग का विक्षेपण या विभक्त होना भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाम से आप परिभाषा याद रखिए। तो प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में विभक्त होगा। तो सन 1666 ईस्वी में न्यूटन ने ये प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश को एक झिर्री में से गुजारा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को, झिर्री मीन्स बहुत ही पतली जगह, छोटी सी जगह होती है प्रकाश के आपतन के लिए, एक किरण के रूप में आएगा। ठीक है, तो प्रकाश किरण को एक झिर्री में से गुजारता है श्वेत प्रकाश को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रकाश जो है एक पर्दे पर प्राप्त किया तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, बैजानी, हपीनाला, ये भी आप लोग याद रखते हैं। ठीक है तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने इसे क्या नाम दिया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, यदि एक वर्णी प्रकाश को गुजारेंगे तब क्या होगा? तो एक वर्णी है, एक वर्णी मतलब एक ही रंग से बना है, तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, केवल विचलन होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? तो सूर्य प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, तो सभी का विचलन क्या है, अलग अलग होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक, वो अधिक विचलित हो गया, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो कम विचलन हुआ। देखो, लाल रंग का विचलन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग का विचलन है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? तो अलग अलग रंगों का तरंगदैर्ध्य या अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जब प्रकाश किरण को, श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो उसके अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है प्रकाश किरण, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो किन्हीं दो रंगों के बीच, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को इन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जो दो किरणें निर्गत हुई, कोई भी दो किरणें, और उनके बीच, निर्गत किरणों के बीच कितना कोण बन रहा है, यही कोणीय वर्ण विक्षेपण है। कोणीय आ गया मतलब कोण का उपयोग होगा, तो किनके बीच, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम बैगनी और लाल रंग का देखते हैं, तो लाल रंग का विचलन कोण डेल आर। ठीक है, और बैगनी रंग का विचलन कोण डेल वी है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर इन दोनों का अंतर होता है। विचलन कोण बैगनी के लिए माइनस विचलन कोण लाल रंग के लिए। किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये किरणों को इस प्रकार जाना था परंतु ये विचलित हो गई। ठीक है, तो इनके अंतर के बराबर हो गया, विचलन कोणों के अंतर के बराबर को ही क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। डेल का सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है पतले प्रिज्म के लिए।
तो डेल आर रेड रंग के लिए म्यू आर माइनस 1 × ए, और वायलेट बैगनी रंग के लिए म्यू वी माइनस 1 × ए। ठीक है, तो थीटा बराबर मान रख देते हैं डेल वी का माइनस डेल आर का। ठीक है, वन एक एक कैंसिल हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर आ गया इंटू ए। यहाँ से पता चलता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक पर, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का कोण पर, ठीक है, कोण जितना अधिक होगा उतना ही कोणीय वर्ण विक्षेपण, जितना अपवर्तनांक होगा अधिक उतना ही कोणीय वर्ण विक्षेपण अधिक होगा। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये। वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्षमता कितनी है ये देखते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तुलना करके। ठीक है ना, कभी भी क्षमता है तो वो कैसे निकालते हैं, तो दो व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं, किसमें काम करने की क्षमता अधिक है ये देखना है, तो किसी अन्य व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा, तुलना। तो यहाँ भी वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालनी है हमको। तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण, दो रंगों के किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन, माध्य किरण के विचलन के अनुपात को प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना हो रहा है, इसकी तुलना किससे करेंगे, माध्य किरण विचलन से। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया है बैगनी रंग और लाल रंग और पीला रंग जो माध्य किरण है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता को। तो ओमेगा बराबर कोण, दो रंगों की किरणें का कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा से प्रदर्शित करते हैं। माध्य किरण हमने येलो लिया है तो डेल वाई। ठीक है, तो इसका मान होता है थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर हो गया अपॉन डेल वाई। सभी के लिए जो है पतले प्रिज्म के लिए जो सूत्र है ना ये, ठीक है, ये सभी रंग के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ओमेगा इज इक्वल टू, मान रख दीजिए ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 × ए से कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। अतः वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किन चीज़ों पर निर्भर करती है वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म के पदार्थ पर, या अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, और रंगों के युग्म पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश वायुमंडल में से होकर गुजरता है तो वह मार्ग में आने वाले कणों, छोटे छोटे कणों और अणुओं से टकराता है या संघट करता है, जिससे बिखर जाता है। ठीक है, जब सूर्य प्रकाश से आने वाला श्वेत प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो मार्ग में जो भी कण आते हैं या अणु आते हैं के संघट से बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो पहले समझते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। जब कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से बड़ा होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य से क्या हो, यदि कणों का आकार बड़ा हो, ठीक है, तो आपतित प्रकाश और कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अणुओं का आकार अधिक है तरंगदैर्ध्य से तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। फलस्वरूप प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ तो क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। इसे अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। रमन प्रभाव अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। रमन प्रभाव आप जानते ही होंगे सभी। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में हमको ये याद रखना है कि कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से बड़ा होगा, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, तो तरंगदैर्ध्य जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और ये रमन प्रभाव का उदाहरण है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो रमन प्रभाव में वास्तव में क्या होता है, तो एक वर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से यदि गुजारते हैं तो उसका कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है।
प्रकीर्णित होने का मतलब क्या है, यहाँ अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। प्रकाश मतलब उसमें क्या है, फोटोन है। प्रकाश मतलब उस फोटोन से मिलकर ही बनता है ना। तो फोटोन और माध्यम के जो अणु हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं या अंतर क्रिया करते हैं, जिसके कारण उस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मूल तरंगदैर्ध्य के अलावा उससे कम और अधिक तरंगदैर्ध्य का भी प्रकाश पाया जाता है। तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है कि नहीं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में। तो इसलिए मूल तरंगदैर्ध्य के अलावा उसमें कम और अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भी पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो फोटोन और माध्यम के अणुओं के बीच अंतर क्रिया के कारण होता है, और यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। रमन प्रभाव आणविक ऊर्जा स्तरों के अध्ययन में उपयोगी है। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अब समझते हैं। तो अप्रत्यास्थ याद है तो इसका अपोजिट प्रत्यास्थ। जब कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंग सॉरी कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम हो तो आपतित प्रकाश के कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, उसके अपोजिट कणों का आकार छोटा होगा, तरंगदैर्ध्य से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, फलस्वरूप प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। ये जो है रेले प्रकीर्णन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है तो क्या होता है रेले प्रकीर्णन में समझते हैं। जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित असंख्य अणु जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होता है प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। सूर्य का प्रकाश, यह प्रकीर्णन ही आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। प्रकीर्णन मीन्स फैला देना, ठीक है ना बिखरा देना। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती है। से रेले का प्रकीर्णन कहते हैं। आसमान का नीला दिखाई देना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रकीर्णन की तीव्रता आई तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या है रेले का प्रकीर्णन नियम, तो प्रकाश जब वायुमंडल में आती है तो उसके कम आकार के अणुओं से टकराती है, जिससे सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। तो समझते हैं इसको आगे। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तो प्रकीर्णन बहुत कम होगा, बिखरेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, मतलब उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अतः रेले के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये दर्शाया भी गया है यहाँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें कि आकाश का नीला दिखाई देना, तो जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों से टकराता है। ठीक है प्रकाश के रंग में बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो इसीलिए अन्य रंगों की तुलना में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन तो अधिक होता है, परंतु बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग अधिक है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है इसीलिए, और हमारा आँख जो है नीले रंग की अधिक संवेदनशील है। ठीक है, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है, बिखरा रहता है पूरा आकाश में नीला रंग प्रकीर्णित हुआ रहता है। ठीक है, दोपहर के समय आकाश का श्वेत दिखाई देना, तो दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं हो पाता और केवल सफ़ेद रंग का लगभग श्वेत जो है हमको आकाश दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो सूर्य और उदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश अत्यधिक दूरी तय करके आती है, तो बाकी सब रंग जिनका तरंगदैर्ध्य क्या है अधिक है,